हेलो एवरीवन। जैसे कि कल मैंने आपसे थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट चैप्टर के बारे में, और खैर कल मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया। चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। इसमें जो मैं आप लोगों को पहला टॉपिक करा रहा हूं वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिएगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये मेरा पहला टॉपिक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसमें हमारे 5 लॉ आते हैं हमारी एनसीईआरटी में। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यह लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, बात एक है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, राइट, या कांस्टेंट कंपोजिशन, क्लियर। और थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट। और यहां पर जो फोर्थ है वो है गैली-सक लॉ, जिसमें यानी कि वॉल्यूम कंबाइन होता है, ठीक है। या हम इसे ये भी बोल सकते हैं लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉम्बिनेशन, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहां पर ये जानोगे। तो पहला क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या गैली-सक लॉ, ठीक है। गैली-सक लॉ नंबर 4, गैली-सक लॉ, ठीक है। गैली-सक लॉ, गैली-सक लॉ या लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, राइट। और एक है हमारा एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। इन 5 नियमों के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से आप लोग यहां पर नोट करें, फिर मैं उसके बाद फर्स्ट लॉ को कराऊंगा। जल्दी से नोट कीजिएगा, क्लियर। हाँ, जल्दी नोट करें। हाँ, नोट हो गया होगा। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हेडिंग डालें, नंबर 1 ही है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक बात बताओ भाई, कल मैंने आप लोगों को एल्केन के कंबसन की केमिकल रिएक्शन लिखना सिखाया था, याद नहीं करवाया, सिखाया था। जैसे कि CH4 + 2O2, अब तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि मैंने आपको लिखना सिखा दिया। CO2 + 2H2O, देखना एक कार्बन है तो 1 CO2, 4 हाइड्रोजन है तो आधे वाटर के मॉलिक्यूल 2H2O,
टोटल ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन, ये 2 ये 4 ऑक्सीजन से 2 O2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आप लोग पढ़ रहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जरा देखिएगा इसका मोलर मास क्या होगा। भैया आप लोगों को मोलर मास कैलकुलेट करना आता है। कार्बन का 12 प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 16 ग्राम कह दो, राइट। 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन मास 16, 64 ग्राम। टोटल मास कितना हो गया दोनों का, 80 ग्राम, राइट। इधर आ जाइएगा, कार्बन का 12, राइट, कार्बन का 12, 2 इंटू 16, क्लियर हो गया कितना, 44 ग्राम। भाई 4 हाइड्रोजन, 4 इंटू 1 प्लस 2 ऑक्सीजन, 2 इंटू 16, ये होगा मेरा 36 ग्राम। दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया, 80 ग्राम। अरे इसमें देखो 80 ग्राम तो मेरा रिएक्टेंट का मास है और 80 ग्राम मेरा प्रोडक्ट का मास है। तो यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ना ही तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये कहिएगा। देखो 80 ग्राम 80 ग्राम, बस मैंने क्या किया, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। यहां पर मीथेन थी, इधर CO2 बन गई, इधर मीथेन और ऑक्सीजन है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। भाई मैटर की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मैटर, लेकिन मैटर क्रिएट नहीं हुआ या मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लिखिएगा, इट स्टेट दैट matter cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. Matter cannot be created nor be destroyed, बस इतना लिखिएगा। It states that matter cannot be created nor be destroyed, ठीक है। फुल स्टॉप लगा कर लिखें, in a chemical reaction in a chemical reaction total mass of reactant is equal to total mass of product, is equal to total mass of product। जल्दी से इस एग्जाम्पल को नोट करें। एग्जाम्पल टाइप देखो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जल्दी से नोट कीजिएगा। जल्दी नोट करें। अब इसके बाद हाँ, इसके बाद मेरा सेकेंड हेडिंग है, देखिएगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दो नाम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बात एक है, ठीक है। सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दो नाम है।
चाहे ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, बात एक है। एक बात बताओ भाई, चाहे तो मैं बात करूं, जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं भाई, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O है। देखना, चाहे वाटर रिवर का हो या चाहे समुद्र का हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे नाले का पानी हो, चाहे इंडिया का वाटर हो, चाहे पाकिस्तान का वाटर हो, कहीं का ही वाटर ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन इसमें वाटर में सॉरी वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच H रेशियो O, हाइड्रोजन 2:1 रेशियो ऑक्सीजन का कितना 16 एटम मास, 2:16 1:8। कहने का मतलब ये है, देखना लैब में हम सैकड़ों तरीके से वाटर बना लेते हैं, ठीक है। चाहे आपका वाटर नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, कैसे भी हो, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच 1:8 का रेशियो होगा। यही तो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट का मतलब फिक्स्ड, नो चेंज। किसी भी प्योर कंपाउंड में ना, जो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके बीच रेशियो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। तो यही तो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। तो डैश आगे लिखिएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में, लिखो इट स्टेट दैट in a pure substance it states that in a pure substance there is a fixed ratio between the constant particles by mass या by weight, ठीक है। in a pure compound it states that in a pure compound there is a fixed ratio between the constant particles by weight। क्लियर? एग्जाम्पल में लिख लो, water is natural और artificial। एग्जाम्पल में लिखेगा water is natural और artificial, but ratio between hydrogen and oxygen is constant। ब्रैकेट में लिख लो 1:8, 1:8। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो भाई, नंबर 3 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखना, एक बात सुनो, चलो मैं यहां पर एक बड़ा एग्जांपल लेकर चल रहा हूं इसका, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। ये तो ले लिया मैंने ऑक्साइड लिया मैंने, N2O NO, N2O3 N2O4 N2O5, ये मैंने नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड ले लिए हैं। N2O NO N2O3 N2O4, ठीक है, और
O5। क्लियर? अब देखिएगा भाई, मैं थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूं, है ना। देखो यहां से लिख रहा हूं ऑक्साइड की, यहां पर बड़े बड़े लैंग्वेज में कुछ हेडिंग्स लिखे जाएंगे। N2O, NO, N2O3, ठीक है, N2O4, N2O5, राइट। अब इसके बाद देखना, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है भाई। हमें नाइट्रोजन का वेट देखना है। कहने का मतलब ये नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को लेकर चलेंगे। 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया, देखो 28, 1 का 14, 2 का 28, 1 का 14, राइट। 28, 28 और 28। भाई एग्जाम्पल बढ़ाया बच्चों, इसे भाई मैं ज्यादा स्पेस नहीं दे सकता यहां पर, देखो ठीक है। अब इसके बाद मैं सेम ये लिखूंगा, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, सेम ये नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन, यहां पर नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखो 1 ऑक्सीजन है 16, 1 ऑक्सीजन 16, ठीक है। 3 ऑक्सीजन 3, 48, 4 ऑक्सीजन 64, 5 ऑक्सीजन 80, राइट। क्लियर? भाई ये बात लैंग्वेज समझ आ रही है? थोड़ा शॉर्ट में मुझे लिखना पड़ रहा है, ओके, क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद मुझे नाइट्रोजन का कांस्टेंट मास करना है, फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। कितना लेके चल रहा हूं, 14 ग्राम। जरा देखो भाई, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पर मैं लेके चलूंगा फिक्स्ड वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पे लेके चल रहा हूं मैं, देखो, हाँ, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 14 पार्ट्स ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखना, फिक्स्ड वेट ऑफ ऑक्सीजन which combine with fixed mass of नाइट्रोजन, यानी कि कितना नाइट्रोजन में कितना मास है, 14 ग्राम, जो 14 ग्राम से कंबाइन होता है, 14 ग्राम के साथ कंबाइन होता है। देखो सुनो, कहोगे सर, आप लोग कहोगे फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन क्यों लिया, क्योंकि मैं इन सभी का 14 करूंगा, क्यों इसका सबसे कम 14 है। अब मैं फिक्स्ड मास कर रहा हूं, इक्वल भाई 2 से डिवाइड कर दो सभी को, 14 हो जाएगा, इसे मत करना। 28 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 14, ये है ऑलरेडी 14। जब मैंने 28 को 2 से डिवाइड किया, 14 आया। उसी तरह मैंने 16 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 8 आया। इसे मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ये 14 है, ये क्यों, मुझे कांस्टेंट मास, फिक्स्ड मास कितना करना है, 14 ग्राम करना है। तो यहां पर हर किसी का 14 ग्राम कीजिएगा। 28 को मैंने 14 ग्राम, देखो ठीक है, 14 मैंने इसे भी 2 से डिवाइड कर दिया, 14 करना है, इसे भी 2 से डिवाइड कर दिया, ये तो 14 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करके क्या हो गया, 24।
ये मैंने 2 से डिवाइड किया 14, ठीक है 14, और इसे मैंने 64 को 2 से डिवाइड किया 32, इसे मैंने 80 को 2 से डिवाइड किया पहले मैंने 28 को 2 से डिवाइड किया 14, 80 को मैंने 2 से डिवाइड किया 40। देखो ये क्लियर। तो कहने का मतलब ये है जो लॉग मल्टीपल प्रोपोर्शन है, यदि एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट हो जाए तो ऑक्सीजन का मास सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। ये लो एक कॉलम और बना लिया मैंने, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन। भाई सभी को 8 से डिवाइड कर दो, ऑक्सीजन के भी सिंपल होल नंबर रेशियो सभी 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। कहने का मतलब यह है, देखो यदि कोई कंपाउंड 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, 2 एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, कई सारे कंपाउंड हैं जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, यदि इन सभी कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट कर लिया जाए, देखो 14 14 14 का, तब मास ऑफ अदर एलिमेंट विल बी इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2 3 4 5। ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप लोग लिखिएगा, लिखो जल्दी से। It states that if two different elements form more than one product, ठीक है, if mass of one element is constant, then mass of other element will be in a simple whole number ratio, ठीक है, then mass of other element will be in a simple whole number ratio, ठीक है। एग्जाम्पल में